बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, आपके साथ जिस तरह हमने कमिटमेंट की कि डाटा 1 बाय 1 आपसे शेयर किया जाएगा, इसी तरह आपको चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। आपने पैनिक नहीं होना, सिर्फ 2 घंटे आप ऐसे को देते रहें, आउटलाइंस मेरी रेडी करें। जो आपके साथ डेली बेसिस पे ऐसे का टॉपिक शेयर होगा उसकी तमाम आउटलाइंस भी तैयार कर लें। आप तमाम आउटलाइंस उसकी तैयार करें और जो मैंने 47 जनरल आउटलाइंस दी हैं वो तैयार करें। आपका इंशाल्लाह ऐसे ड्रॉप नहीं होगा। आज मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे एसेज अपने अपने, तो उन तमाम एसेज के हवाले से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे है क्लाइमेट चेंज काजेज ग्लोबल इंपैक्ट्स पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज एंड द वे फॉरवर्ड। इस जवान ने जो ऐसे लिखा है इसमें बाद इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं। 3-4 चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूं। ओवरऑल इसका पास ऐसे है, यानी आउट ऑफ 100 इसके 42 मार्क्स हैं। इसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो आउटलाइन बनाई है बेटा, वो थीसिस स्टेटमेंट की बनाई है। इसके ऐसे के अंदर इसने पहले 3 पेजेस अपने आउटलाइन के दिए हैं और इन 3 पेजेस को पढ़ के एक बंदा इसके आइडियाज की मैच्योरिटी को कैलकुलेट कर सकता है। मैंने आपसे 4-5 चीजें डिस्कस की हुई हैं, ये आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहले मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज, मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज पहले नंबर पे। नंबर 2 प्रेजेंटेशन, सूटेबल प्रेजेंटेशन। तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अवॉइड ग्रामेटिकल ब्लंडर्स। और चौथे नंबर पे रेपिटिशन, अवॉइड रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स। ये बेटा 4 चीजें आपने इनको माइंड में रखना है जब आपने अपने ऐसे को ड्राफ्ट करना है। मुझसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आउटलाइंस बनानी है कि नहीं बनानी। जब आपने अपना ऐसे स्टार्ट कर लेना है तो ऐसे के दरमियान में आपने आउटलाइंस लिखनी है। जिस तरह हेडिंग्स नहीं देते, वो देनी है या नहीं देनी। इसके अलावा शुरू में आपने, आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या इंग्लिश ऐसे के अंदर उर्दू में हम शेयर लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज आपने नहीं लिखनी। इंग्लिश का ऐसे, इससे मुराद इंग्लिश का ऐसे है, उर्दू मिक्स नहीं करनी बीच में आपने। ये 4 गोल्डन रूल्स हमें सिखाए गए थे कि ये चीजें डिसाइड करेंगी कि आपकी एलोकेशन और आपकी सिलेक्शन कहां खड़ी है। उनको एक मैच्योर आइडियाज वाला बंदा चाहिए। आपके आइडियाज के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। शुरू में बेटा आपने आउटलाइंस, सबसे पहले आपकी आउटलाइंस आ जाएंगी। उसके ऊपर जो आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। एक और सवाल यह था कि सर कितने टॉपिक्स आएंगे। बेटा 4 से 5 ऑप्शंस वो देगा, 4 से 5 आपको टॉपिक्स देगा। वो उन 4 से 5 टॉपिक्स में से आपने सबसे पहले जो
इंटेलिजेंटली और वाइजली डिसीजन लेना है वो ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का है। वो किस चीज का है बेटा? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक दैट मैटर्स अ लॉट। आपके पास 2 आवर्स हैं, 2 घंटे हैं बेटा। 2 घंटों को आपने 120 मिनट्स में कंसीडर करना है। यानी आपके पास 2 घंटे नहीं बल्कि 120 मिनट्स हैं। अब आपने 120 मिनट्स का आगाज किस तरह करना है? आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, बावुजू होके जाइएगा। मैं आपको पहले भी कहता रहता हूं कि दुरूद शरीफ पढ़ें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखें, उनसे दुआ लेके जाएं। अगर आपने ये काम कर लिए तो आपको अल्लाह एक ऐसा माइंडसेट दे देगा। इस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप हवास बाख्ता नहीं होंगे, आप अपनी सेंसेस को मेंटेन रखेंगे। इन सेंसेस के साथ जब आप मैदान अमल में उतरते हैं तो फिर आपको इन चीजों को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, अपनी बेसिक्स को एग्जीक्यूट करना, प्रेशर के अंदर आपको परेशानी नहीं होगी मेरा बेटा। आपने दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बावुजू होके जाना है, वालिदैन की दुआ लेके जाना है। किसी हॉस्टलाइड हैं आप, आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, फोन करिएगा, अम्मी अब्बू मैं निकल रहा हूं अपने पेपर के लिए, इतने बजे मेरा पेपर शुरू होना है, इतने बजे मैं वापस आऊंगा, मेरा मोबाइल घर पे है या मेरा राब्ता आपसे नहीं होगा, बाद में राब्ता करूंगा, इतने बजे मेरा पेपर शुरू हो जाना है, मैंने वुजू कर लिया है, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये वो चीज है जो मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की, अल्लाह ने करम कर दिया अपना, और मैं एक छोटे से 9th स्केल के अंदर टीचर था, अल्लाह ने करम किया और मैं आज एक बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह डिग्निफाइड डिपार्टमेंट के अंदर एक डीएसपी के तौर पर अपने फराइज मनसबी जो है ना वो सर अंजाम दे रहा हूं। सो मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। मैं ये सहराई इलाके हैं हमारे, वहां से मेरा ताल्लुक है, आप शहरों के अंदर बैठे हैं, हमारे दौर में ना इतनी सहूलियात थी, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं बेटा इनको मत छोड़िएगा, इनको आप पसे पर्दा कभी ना रखिएगा, इनको सामने रख के मद्देनजर रखते हुए हर टाइम माइंड के अंदर रख के बेसिक चीजों को मैदान अमल में उतरिएगा। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देगा कि आप वो मेरी 47 जो आउटलाइंस हैं उनको फिंगर टिप्स पे रखना है और उनको फिर सामने रखते हुए आपने अपने टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। सो मेरा सबसे पहला मरहला दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बावजू होके गए थे, वालिदैन की दुआएं लेकर गए हैं, मैदान अमल में यानी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ गए हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। जब तक आपके पास पेपर नहीं आता आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। पेपर आ गया, अटेंटिवली वाइजली उसे फिल करिए अपनी आंसर शीट को। आपके CNSC को लिखते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, नाम लिखते हुए गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपने जिस पेंसिल के साथ लिखना है आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड करके जाना है कि मैंने आउटलाइंस किस मार्कर से लिखनी है, किस पेंसिल से लिखनी है, और फाइनल मैंने अपना जो एसे है उसको ड्राफ्ट किस पेंसिल से करना है, डिटेल जो सब्जेक्टिव मैंने लिखना है वो किस टॉपिक से लिखना है। ये चीजें पहले डिसाइड करके लेके जाइएगा बेटा, उधर आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीजों को डिसाइड करने के लिए। 120 मिनट हैं आपके पास। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का मरहला आ गया। पेपर आपने देखा, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने पेपर देखा, फूंक मार दी। दुरूद शरीफ बहुत बरकत देता है, जिंदगी में देखिएगा, इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। अल्लाह इस बात के अंदर इखलास पैदा करे, रियाकारी से बचाए, मेरे लिए ये सदका जारिया बनाए। आप इसको देखिएगा, ये आपकी जिंदगी के हर इम्तिहान के अंदर आपको ऐसे निकाल देगा जैसे आप कहेंगे कि पानी के अंदर से कोई छोटा सा तिनका निकल के बाहर आ जाता है और वो गिला तक भी नहीं होता इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो अब आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करना है। आपको मैंने जो डिवीजन ऑफ टाइम दी हुई है बेटा, आपने 10 मिनट के अंदर, ये 10 मिनट्स हैं, पीछे 110 मिनट्स रह गए आपके। 10 मिनट्स के अंदर आपने इंटेलिजेंटली और वाइजली आपने सिलेक्शन करनी है टॉपिक की। याद रखिएगा ये जो 10 मिनट हैं ये आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिसने आपके अगले 110 मिनट्स को डिसाइड नहीं करना।
इसने आपके आने वाले 35 से 40 साल जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसको बेटा डिसाइड करना है। सो इन 10 मिनट्स के अंदर आपने 5 या 6 या 4 ऑप्शंस में से वाइजली और इंटेलिजेंटली आप अपने माइंडसेट को हाजिर नाजर करके उसको हवास बाख्ता हुए बगैर सेंसेस को मेंटेन करके आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करनी है कि यार इस पे मैं बेहतरीन तरीके से लिख सकता हूं। अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हुए बेटा आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है, आपने स्टैटिस्टिक्स की तरफ नहीं जाना। फैक्ट्स एंड फिगर्स बेटा मुतनाज़े होते हैं, आपने जिस वेबसाइट से उठाए हैं हो सकता है कि पीपीएससी के जो पेपर सेटर है या एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, उसके पास डाटा किसी और सोर्स से आया हो। सो जनरल टॉपिक उठाइएगा। ये जो मैंने आपके साथ 7 अपने एसेज के टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिस तरह मैंने पॉवर्टी आपसे कर लिया, टेररिज्म कर लिया, आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है, आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं कि किस किस एंगल से आपको वो सवाल ये पूछ सकता है। हर एंगल से आपने उसे पहले पढ़ना है। आपको मैं 24 घंटे का इसलिए टाइम देता हूं कि आपने हर एंगल से इस टॉपिक को देखना है और फिर मेरा मटेरियल किस तरह आपका किसी भी एंगल से सवाल आ जाए तो इस मटेरियल को मैं कैसे उस पे पेपर के ऊपर उतार सकता हूं। इन चीजों को सामने रखते हुए जनरल टॉपिक को सेलेक्ट करिएगा जिस पे ज्यादा डिबेट कर सके आर्गुमेंट के साथ, आप डेस्क्रिप्टिव किस्म का ऐसे लिख सकें। कोई लिटरेरी टच वाला ऐसे नहीं आपने उठाना, कोई ऐसा टॉपिक ना उठाइएगा जहां पे आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आगे लेके चलें। जनरल टॉपिक जिस पे डिबेट हो सकती है, जो एक पॉलिटिकल किस्म का आपकी रियासत के अंदर के स्ट्रक्चर को जो डिफाइन कर रहा होता है, वो गुड गवर्नेंस से मुतालिक हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम से मुतालिक हो सकता है, वो अकाउंटेबिलिटी से मुतालिक हो सकता है, वो बेटा इवन क्लाइमेट चेंज पे हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन पे हो सकता है, वो बेटा पॉवर्टी पे हो सकता है, वो सोशल इश्यूज पे हो सकता है। सोशल इश्यूज का जनरल ऐसे जिसके अंदर हमारे 6 पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म, बेगरी, इन्फ्लेशन, ये चीजें मैं आपको दे चुका हूं। एक मुकम्मल जनरल ऐसे। आज एक बच्चे ने मुझसे एक सती सवाल किया, मैसेज किया कि सर ये जो आपने जनरल ऐसे भेजा हुआ है, वो जनरल ऐसे इस तरह है कि जस्ट मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है सेंटेंस के अंदर जहां पे आपने टॉपिक जो लिखना है वो मेंशन कर देना है। लाइक अगर बैगरी से है तो बैगरी का वर्ड आ जाएगा, अगर वो वर्ड है आपका अल्लाह भला करे इलिटरेसी से मुतालिक वो आ जाएगा, टेररिज्म से मुतालिक है वो आ जाएगा, वो पॉवर्टी से मुतालिक है वो आ जाएगा। तो उसने पूछा कि सर इस खाली जगह पे क्या लिखना है। यानी कॉमन सेंस इतनी अनकॉमन थी उस स्टूडेंट के अंदर कि वो ये भी नहीं सोच सक रहा था, तो वो मैच्योरिटी ऑफ आइडियाज कैसे उतारेगा पेपर के अंदर। सो बेटा वाइजली 10 मिनट के अंदर आपने डिसाइड कर लेना ये मेरा टॉपिक है। फिर मैंने अगला लम्हा जो आपको बताया था कि आपने टॉपिक लिखना लाइक पॉवर्टी है, पॉवर्टी को ऐसे सर्कल में लगा लेना है। ये बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जो मैंने 47 आउटलाइंस दी हैं, आपके माइंड में जो इससे रेलिवेंट बनेगी, जो भी आपका टॉपिक होगा जो आपने सेलेक्ट किया, पेपर की जो आपका आंसर शीट है उसके एंड पे आपने चले जाना है। आंसर शीट के एंड पे आपने आखिरी पेज के ऊपर लिखना है रफ ड्राफ्ट, ROUGH, रफ DRAFT, रफ ड्राफ्ट लिख के बेटा अंडरलाइन करना है मार्कर से बोल्ड करके। नीचे आपने दरमियान में उस शीट के आपने टॉपिक लिखना है और दायरा लगाना है, उसका लिखना ब्रेनस्टॉर्मिंग, रफ ड्राफ्ट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका आ जाएगा ऊपर। वहां पे जो भी आपके माइंड के अंदर, ये 15 मिनट है आपके पास, 10 मिनट वो, 15 मिनट ये, 25 मिनट आपके ये मरहला है। ये बेटा जो भी आपके माइंड में चीज आ रही है ना वो लिखते जाइएगा। गुड गवर्नेंस आ गया है, लिटरेसी आ गया है, सोशल इशू पे आ गया है, टेररिज्म पे आ गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे आ गया है। आपने ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दायरा मार के ऐसे लाइनें लगाते जाना है। लाइक कोई काज आ रही है जहन में, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपके जहन में आ गई है, कोई पॉइंट आ गया है, 47 आउटलाइन को सामने रखते हुए आउटलाइंस आपने कहना ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबली इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, रीजनली इतनी इंपॉर्टेंस है, नेशनली इतनी इंपॉर्टेंस है, लोकली इतनी इंपॉर्टेंस है। फिर
ये काज हो सकती है पॉवर्टी, ऐसे ये भी पॉवर्टी की काज है, 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 ये भी पॉवर्टी की काज है। ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। फिर इससे ये इस इंपैक्ट्स क्रिएट हुए, ये इंपैक्ट भी क्रिएट हुआ, ये इंपैक्ट भी क्रिएट हुआ, ये इंपैक्ट भी क्रिएट हुआ। फिर आगे इन काजेस को उल्टा कर लेंगे तो बेटा वही आपकी जो सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस बन जाती हैं। सो इन रिकमेंडेशंस को फिर आपने नंबरिंग करनी, मैंने 15 मिनट ऐसे नहीं दिए, फिर आपने फौरन नंबरिंग करनी है उसकी इंपॉर्टेंस के एतबार से। आपने सीक्वेंस क्या रखनी है, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये बेटा जो आपने अब आउटलाइंस बनानी है ऊपर, अब यहां पे अभी रफ ड्राफ्ट पे आप खड़े हैं, एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ऊपर आपने आउटलाइन भी बना दी है, रफ ड्राफ्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आउटलाइन आपने बनाई है। तो आपने अब नंबरिंग करनी है, उसके लिए उसूल है फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 1, यहां पे नंबर 2, यहां पे नंबर 3, यहां पे नंबर 4, यहां पे नंबर 5, यहां पे नंबर 6, यहां पे नंबर 7, इस तरह करके अब आपके सामने ये पूरी सीक्वेंस बन गई, इंपॉर्टेंस बन गई। अब आप शुरू में आ जाइएगा। शुरू में बेटा आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बुनियादी रोल प्ले करेगी। यह मत जहन में रखिएगा कि मैं टाइम को मैनेज किए बगैर कर लूंगा। अब आपने एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आपने बेटा लिख लिया सारा, आपने सारी ड्राफ्ट रफ बना लिया, आपने नंबरिंग भी कर ली फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप शुरू में आ जाइएगा। आंसर शीट के यहां पे आपने लिखना है ऐसे, ऊपर आपका ऐसे आएगा, ऐसे बेहतरीन करके। आप उसके बाद लिखेंगे जी आउटलाइंस, ये आउटलाइंस भी आप ऐसे लिखिएगा। यहां पे आपका वो ऐसे का टॉपिक आ जाएगा, जो भी टॉपिक, कोई सोशल इशू के हवाले हो जाए, इलिटरेसी के हवाले से हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के, रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम में साल दे रहा हूं खूबसूरत करके, इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये आपका टॉपिक है। इसको अच्छा करके लिखिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो। मेरा जो पहला उसूल है, आपकी प्रेजेंटेशन बेटा अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो याद रखिएगा कि वो एक अच्छा हेल्दी इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। एक अच्छा हेल्दी इंपैक्ट क्रिएट करना है। अब आप के वो 15 मिनट खत्म हो गया, अब आपके दूसरे मिनट शुरू हो गया, नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर बेटा जो आपने सीक्वेंस बनाई है, यहां पे ऊपर सबसे पहले आपने ऐसे कि आपका जो टॉपिक सिलेक्ट किया था वो लिख लिया, आउटलाइंस आ गई। सबसे पहले बेटा यहां पे आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के आगे यहां पे आप लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बेटा आएगा, यहां पे इसको जरूर ऐसे करिएगा, ये क्योंकि मेन आपकी आउटलाइन है ये, और यहां पे कोई स्टार लगा दे, खूबसूरत आपकी चीज हो। अब ये बेटा थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट याद रखिएगा, बेसिकली ये आपका वो नैरेटिव होता है, वो बयानिया होता है जिसके अंदर रह के आपने अपना ऐसे कंप्लीट करना है, और आपने जो नैरेटिव एस्टेब्लिश किया है कि मैं ये कहता हूं हां वाकई ही ये मसला पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। हां मैं ये कहता हूं कि वाकई ही ये मसला, मैं जब शुरू करता था अपना ऐसे, तो मेरे पास 3-4 इस तरह के सेंटेंसेस थे मिसाल के तौर पर, नथिंग इज मोर लॉजिकल देन द बिलीव दैट दैट में से आगे आपका वही ऐसे कि पॉवर्टी, मिसाल दे रहा हूं,
पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद। नथिंग इज मोर लॉजिकल देन द बिलीव दैट, ये जो आपका बेटा सेंटेंस है, यहां जब आप इतने स्ट्रेंथ के साथ, इतनी असर्शन के साथ, इतने शब्दोमत के साथ और इतने कन्विंसिंग स्टाइल से बात करेंगे तो वो एग्जामिनर और पेपर सेट, जो पेपर चेकर है, वो उसके एक इंपैक्ट क्रिएट होगा आपकी बात का। हां, यानी उसने थीसिस स्टेटमेंट से ही ये जान लिया कि ये कहना क्या चाहता है, और फिर आगे फर्दर अपने ऐसे की डेप्थ के अंदर, ऐसे की बॉडी के अंदर वो इस चीज को एस्टेब्लिश करेगा कि वाकई ही जो पॉवर्टी है वो रूट काज है, तमाम बीमारियों की, बुराइयों की जड़ है। इसको बेटा कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। यानी ये आपका जो नैरेटिव है, नैरेटिव जो आपका बयानिया है, जो आपने बनाना है बयानिया अपने ऐसे के अंदर 100 या 90 मिनट के अंदर, वो पूरा इस एक लाइन के अंदर मुजमिन होता है, जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जान होती है किसी भी ऐसे की, एग्जामिनर, पेपर सेटर, पेपर चेकर इसको ही देख के वो कह देता है हाँ जी इसने ये नैरेटिव लिया है, इसका ये नैरेटिव है, इसने ये स्टांस लिया है, अब आगे देखते हैं कि इसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए ये आगे आर्गुमेंट्स क्या देता है। ये चीज हो सकती है। अब मैंने कहा कि हाँ वाकई ये जो मसला है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, इसकी ये वजूहात हैं, ये उससे इंपैक्ट पैदा हुए हैं, और अगर इन चीजों पर अमल कर लिया जाए तो ये मसला फॉर एवर हल हो सकता है, या कम से कम इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। उसके बाद एंड पे आप ये लिख देंगे, उसके बाद ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो गई। अब इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, यानी अब मैं इंट्रोडक्शन पे जाऊंगा। ये बेसिकली जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं ना, यानी इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, मेरी मेन आउटलाइन क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये आपका वो नैरेटिव होता है। यानी ऊपर आपने इंपॉर्टेंस, तो जब आपने डिटेल में लिखना है इंट्रोडक्शन को तो आप लिखेंगे वैसे इंट्रोडक्शन को, वो मैंने जैसे बताया कि आपने ग्लोबली लेके चलना है चीजों को। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर चीजों को नंबर 1 ग्लोबली, नंबर 2 रीजनली, नंबर 3 नेशनली। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंस आपने ऐसे एस्टेब्लिश करनी है। कोई भी मुल्क ले लें दुनिया के अंदर, अगर उसने पॉवर्टी पे कंट्रोल नहीं किया तो मसाइल पैदा हुए हैं उसके लिए। अगर उसने पॉवर्टी पे कंट्रोल कर लिया है तो उसने अपने अफरादे मुआशरा की जो कुव्वत थी, उसने उसको एक एसेट बनाते हुए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे मुआशरती बेहतरी आई, जिससे समाजी ढांचा जो है वो ग्रो किया, और अल्टीमेटली इन द कमिटी ऑफ नेशन उस मुल्क का कद काठ बढ़ा। जब आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखना है, पहले उसकी इंपॉर्टेंस कैसे, ग्लोबली, फिर रीजनली, फिर नेशनली। मेरा आप कोई भी इंट्रोडक्शन उठा के देख लें, उसके अंदर मैंने यही सीक्वेंस रखी है, और आपको यह कहता हूं मेरी 47 आउटलाइंस आप याद कर लें। सीक्वेंस ये रखनी है जो मैंने बता दिया, पहले ऐसे, उसके बाद टाइटल, फिर आउटलाइंस की यानी हेडिंग दे दी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर थीसिस स्टेटमेंट। जब थीसिस स्टेटमेंट आ गई उसके बाद फिर आप लिखेंगे जी उसकी काजेस क्या है, थीसिस स्टेटमेंट आ गई। थीसिस स्टेटमेंट ये लिख लिया। अब काजेज ऑफ पॉवर्टी, ऐसे जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उसको अंडरलाइन किया था, ऐसे इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जैसे ये आपने एरो बनाया था, इसका भी ऐसे एरो बनाएंगे। ठीक है जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, काजेज लिखने, टाइम की मैनेजमेंट को सामने रखते हुए। आपके पास 10 मिनट मैंने दिए हैं। अब आपने ये जो
अब यहां पे आप सीक्वेंस बना रहे हैं, जो आपने एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट आपने सीक्वेंस बनाई है फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, उसी नंबरिंग के हिसाब से आपने काज लिखनी है। फिर अगला बेटा पॉइंट क्या है, उसकी रेपरकशंस। ऑफ पॉवर्टी, मिसाल दे रहा हूं, कोई भी ऐसे आ जाए, फॉर सोसाइटी इन जनरल, इसको भी, क्योंकि ये आपकी अगली आउटलाइन है, इसको भी बेटा ऐसे अंडरलाइन करना है आपने, जैसे आपने इंट्रोडक्शन को किया, काजेस को किया, रेपरकशंस को किया, ऐसे ही 4 ये नंबर। चार ये नंबर आ गए। ऐसे ही बेटा अब आपकी वायबल, अगला जो आएगा वायबल सजेशंस, वायबल रिकमेंडेशंस। अंडरलाइन ऐसे ही करना है और यहां पे आप इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि ये मेन आउटलाइंस हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पीपीएससी ने डिपार्टमेंट को जो 16 ग्रेड का या 17 ग्रेड का ऑफिसर सेलेक्ट करके देना है बेटा, वो पर्सन होना चाहिए जो मैन ऑफ आइडियाज हो, जिसके पास बेटा आइडियाज होते हैं, आइडियाज जिसके पास सॉल्यूशंस होते हैं। यू शुड बी अ मैन ऑफ सॉल्यूशन, नॉट अ मैन ऑफ क्राइसिस। अगर किसी को कह दें कि यार ये मसला क्या है, इस मसले की वजूहात क्या है, वो 100 वजूहात बयान कर देगा। लेकिन अगर उससे पूछे कि यार इसका हल बताओ, हल, हम प्रोफेशनल लाइफ में हमने 11 सालों में देखा है, जब भी किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं यार मसले का मुझे पता है, मसले की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी का मुझे पता है, आप मुझे इस मसले का हल बताएं। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं है, तो याद रखिएगा कि आप एक डिजायर्ड पर्सन नहीं है। कम से कम रीजनेबल तो हो सकते हैं, लेकिन डिजायर्ड पर्सन नहीं है। सो हमेशा सोल्यूशन के साथ आइएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई भी ऐसे लिखना है, उसने अगर आपने 4 उसकी काजें लिखी हैं, 4 रेपरकशन लिखी हैं, तो जब आपने वायबल रिकमेंडेशंस, आगे ये जरूर लिखिएगा, ये जब आपने वायबल रिकमेंडेशंस देनी है तो बेटा इसको डबल कर दीजिएगा। 4 काजेज हैं, 4 रेपरकशन हैं, 8 लिख लें। अब आपकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो बेटा 8 होंगी, क्योंकि उसको बंदा ही वो चाहिए जो सॉल्यूशंस वाला है, जिसके पास आइडियाज हैं बेटा। ये आपके आ गए रिकमेंडेशन, 8 रिकमेंडेशन देने को, वो कहेगा हाँ वाकई इसके पास सॉल्यूशन है, मसले का हल है। अब जब आपने वायबल रिकमेंडेशंस भी दे दी, तो अब अगली आपकी बड़ी आउटलाइन है कंक्लूजन। इसको भी अंडरलाइन करना है। सीक्वेंस देखें कि आपने हर मेन चीज को अंडरलाइन किया है। ऐसे को अंडरलाइन किया, जो ऐसे का टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर दिया, वो रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हो जाए, वो पॉवर्टी हो जाए, कोई भी हो जाए बेटा, ये जरूरी नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, और याद रखिएगा जब आपने आउटलाइंस बनानी है तो थीसिस स्टेटमेंट की सिर्फ आपने बेटा ये आपने आउटलाइन ही नहीं देनी, सिर्फ आपने जो स्टांस सोचा है 10 मिनट के अंदर और 15 मिनट के अंदर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसकी मुकम्मल आपने नंबरिंग भी कर ली, तो आपको पता चल गया ना कि मैं स्टांस क्या ले रहा हूं। यहां पे आपने थीसिस स्टेटमेंट की आउटलाइन मार्कर से या पॉइंटर से, डिफरेंट कलर वाले पॉइंटर से देके वहां पे आपने स्टांस लिखना है। जिस तरह मैंने आपको ये वर्ड दे दिया कि नथिंग इज मोर लॉजिकल, मैंने कहा ना नथिंग इज मोर लॉजिकल देन द बिलीव दैट। एक तो ये था, यानी थीसिस स्टेटमेंट को आपने इससे शुरू करना, नथिंग इज मोर लॉजिकल लॉजिकल देन द बिलीव दैट। यहां पे आपका वो आगे आ जाएगा। एक ये है, दूसरा क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने एक सहरा नवर्दी के बाद सीखे हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट। आगे आपने अपना वही नैरेटिव दे देना है।
दो चीजें मैंने आपसे कही हैं खूबसूरत करके। पहला क्या है, नथिंग इज मोर लॉजिकल देन द बिलीव दैट, यानी इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे ज्यादा लॉजिकल तो बात हो ही नहीं सकती। दूसरा मैंने स्ट्रक्चर क्या पेश किया, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, ये हकीकत रोजे रोशन की तरह यहां है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आगे वो आपकी बात आ जाएगी। सो ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये सिर्फ आपने आउटलाइंस के अंदर सिर्फ ये आउटलाइन ही नहीं देनी, आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिखना है अपना स्टांस जो भी आप ले रहे हैं। यानी आउटलाइंस को देख, अब आपकी ये आउटलाइंस थी, इसको मैं खत्म कर रहा हूं, बल्कि इसको रहने दो। अब जब एग्जामिनर देख रहा है ओके इसका ये टॉपिक है रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या पॉवर्टी, ओके आउटलाइन लिखी है, इंट्रोडक्शन ये है, ओके इंट्रोडक्शन का थीसिस स्टेटमेंट इसने ये लिया है, ये स्टेटमेंट ओके। अब इसकी कॉजेज क्या कहता है, हाँ जी कॉजेज 1 2 3 ओके 4, रेपरकशंस क्या हैं ये 4। अब सॉल्यूशन इसने क्या दी है, रिकमेंडेशंस क्या दी है, 8 दे दी हैं, गुड वेरी गुड, ठीक है। कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन आपका एंड पे होना चाहिए जिस तरह कंक्लूजन होता है। अब आपने एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आपने ये जो आउटलाइन आपने बना ली है, अब कोशिश करनी है आपने ये 15 मिनट के अंदर नहीं 10 मिनट के अंदर, 10 15 और 10 ये कितने मिनट्स हो गए, 15 10 25 और 35, 120 में से 35 निकालें जी, 5 0 8, 85 मिनट है, 85 मिनट्स आपके पास हैं बेटा। अब 85 मिनट्स के अंदर ये आपने लिख लिया, अब 85 मिनट्स हैं आपके पास, कोशिश करें कि 70 मिनट के अंदर यानी 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आप अपना एसे कंप्लीट करें। और जो आपके 15 मिनट रह गए हैं, 85 में से 70 मिनट उधर लग गया, 15 मिनट पीछे रह गया, 15 मिनट के अंदर फिर इस सारे को पढ़ें, आप पढ़ें और देखें और एंड पे फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के उसके हवाले कर दें, जो हर चीज का मालिक है वो एग्जामिनर को दे दें, ये ले, तो वो निगहबान है। सो जब मैंने आपको ये आउटलाइंस आपकी पढ़ी, मैंने देख लिया, गुड। अब मैंने बेहतरीन वर्ड सिलेक्ट किए, आप मेरी आउटलाइंस देखेंगे, इसको मैं कल और भी रिफाइन कर दूंगा, बेहतरीन वर्ड्स के साथ आपके सामने आ जाएंगी। आपने जो आउटलाइंस देनी है बेटा, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करनी, ग्रामेटिकल ब्लंडर नहीं मारना, ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी, बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपने ये चीजें पेश करनी है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए आपने ऐसे ही 10 मिनट के अंदर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, 15 मिनट के अंदर मुकम्मल एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट मुकम्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग और नंबरिंग, और 10 मिनट के अंदर फिर आपने वो सारी जो सीक्वेंस है ऐसे वो ड्रॉ कर लेनी है। अब आपने ये कर ली, अब आपने अपने ऐसे शुरू करना है, इसको मिटा रहा हूं। अब आपने अपने ऐसे बेटा शुरू करना है।